नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं कॉप अपैरल्स, मुकेरीगंज, आजमगढ़। हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े। बाय 1 गेट 3 फ्लैट 50% ऑफ ऑन शूज। काशी इलेक्ट्रिक, भंवरनाथ, आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम। डालिम सनबीम स्कूल, मऊ रोड, सिधारी। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत आजमगढ़ हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में परिवर्तित करते हुए जहाजों के संचालन की व्यवस्था की गई, जिससे कि यहां के लोगों को हवाई यात्रा का सुखद अनुभव महसूस हो सके और वो अपने गंतव्य तक आसानी से आ जा सके। इसके लिए काफी समय पूर्व ही हवाई अड्डा बनकर तैयार हो गया, लेकिन उड़ान का संचालन अभी भी हवा में ही लटका हुआ है। जिला प्रशासन का कहना है कि सभी औपचारिकताएं पूरी करके हवाई अड्डे को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सुपुर्द कर दिया गया। जल्दी यहां से कुछ औपचारिकताओं को पूरी कर हवाई सेवा शुरू की जाएगी, लेकिन स्थानीय लोग लंबे समय से इस हवाई अड्डे के शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस हवाई अड्डे के शुरू होने से आजमगढ़ और आसपास के लोगों को यात्रा में काफी राहत मिलेगी। यहाँ के लोगों को आमतौर से वाराणसी और लखनऊ हवाई अड्डे के जरिए यात्रा करनी पड़ती है। जब आजमगढ़ में हवाई अड्डा शुरू हो जाएगा तो यहीं से लोग अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकेंगे। समय की बचत होगी, साथ ही साथ क्षेत्र के विकास में इस हवाई अड्डे का महत्वपूर्ण योगदान होगा। वर्तमान में हमारा एयरपोर्ट तैयार हो गया है और हमारी जो कार्यदायी संस्था UPRNN ने संपूर्ण चीज़ का निर्माण करके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हैंडओवर करने की कार्रवाई की जा चुकी है। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ATC वगैरह यहाँ पे स्थापित करेगी। जिस दिन यह कार्य हो जाएगा उसके बाद फिर इसका उद्घाटन के लिए समय लिया जाएगा। इतना है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये भी निश्चय करेगी कि कब वो यह कार्य पूरा करती है। सर, रनवे एक्सटेंशन का भी कुछ चल रहा है? अभी फिलहाल इसमें है कि हम लोग इसका जल्द से जल्द इस पे अमल में लाया जाए कि इसमें उड़ान की कार्रवाई के लिए अभी कार्य हो रहा है। रनवे एक्सटेंशन भविष्य का प्लान हुआ है। सर, कुछ लक्ष्य निर्धारित किया गया है कब तक? यथाशीघ्र इस कार्रवाई को किया जाए। बिजली का बकाया बिल वसूल करने के लिए शासन के निर्देश पर बिजली विभाग की ओर से शुरू की गई एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने में अधिकतर उपभोक्ताओं ने रुचि नहीं दिखाई। उम्मीद थी कि अधिक से अधिक बकायेदार योजना का लाभ लेंगे और बिना अधिभार के बिजली बकाया जमा कर न केवल विभाग का बोझ हल्का करेंगे बल्कि खुद भी बकाये से मुक्ति पाएंगे, लेकिन आजमगढ़ के बकायेदारों ने इस योजना में रुचि नहीं दिखाई। मंडल के मात्र 10.78% लोगों ने ही बकाये का भुगतान किया। कुल 10,95,210 बकायेदारों में से केवल 1,18,097 लोगों ने ही अपने बकाया जमा कराए, जिससे विभाग की OTS योजना जनपद में बुरी तरह फ्लॉप हो गई। मुख्य अभियंता अनिल नारायण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अब विभाग बकायेदारों का कनेक्शन विच्छेद करने की तैयारी कर रहा है। एक मुश्त समाधान योजना जो है 15 जुलाई को क्लोज हो चुकी है। उसमें पूरा मौका दिया गया था उपभोक्ताओं को कि इसमें 100% सरचार्ज की माफ़ी दी जा रही थी LMB 1, LMB 2 और LMB 5 में। तो इसमें जो है पूरा प्रचार भी कराया गया, प्रसार कराया गया, पम्फलेट दिया गया, लोगों को नोटिसेज भेजी गई और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी अवगत कराया गया। तो हमारे पूरे आजमगढ़ क्षेत्र में करीब 10,95,210 उपभोक्ता आच्छादित थे OTS की योजना में, जिन्हें लाभ मिल सकता था, परंतु जितना अपेक्षित था हम लोगों को उतना प्राप्त न होके केवल 1,18,097 उपभोक्ता ही 15 तारीख तक इसका लाभ लिया, जो कि तकरीबन करीब 10.78% ही बैठता है। और इसमें जो है कुछ इंस्टॉलमेंट की स्कीम भी थी, जिसमें लोगों ने कुछ इंस्टॉलमेंट से भी जमा किया, 11,184 लोगों ने। तो इस प्रकार से जो पैसे जमा हुए वो बहुत प्रत्याशित नहीं थे और उपभोक्ता को यह लाभ जो मिल सकता था वो नहीं मिल पाया। इसके लिए अब योजना फ़िलहाल क्लोज़ हो चुकी है। ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अब योजना कब आएगी। जैसा होगा इसकी सूचना दी जाएगी। उपभोक्ता जो अब नहीं जमा किए हैं उसके लिए हमारे प्रबंधन ने कड़े निर्देश दिए हैं कि उनका संयोजन अब विच्छेदित किया जाए। पूरा मौका दिया गया उनको, लेकिन अब चूँकि राजस्व भी कम होता जा रहा है, उसके लिए सरकार भी चिंतित है। इसलिए हम लोग जो है पूरा अभियान चला के, इनका डिस्कनेक्शन वगैरह अभियान चला के, चेकिंग अभियान चला के हम लोग राजस्व की प्राप्ति करेंगे, लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे।
जो मॉर्निंग रीड अभियान चल रहा है या फिर मॉर्निंग रेट अभियान जो है अभी कुछ OTS के कारण थोड़ा सा अभी शिथिल पड़ गया था, लेकिन अब ये पुनः जो है हम लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या संदेश रहेगा जो बकाया बिल काम करने वाले हैं उनके लिए, क्या बकाया बिल भुगतान करने वालों को यही संदेश है कि जैसा कि आज मैं पेपर में पढ़ा हूँ कि कई स्टेट में जो है इस समय राजस्व की समस्या आ गई है, गवर्नमेंट को अपनी तरफ से भरपाई करनी पड़ रही है, जिससे कि बजट में भी काफ़ी कटौती करनी पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में ये सबकी भूमिका ये बनती है, नागरिक का कर्तव्य बनता है कि अपना जो भी बिजली का बिल बकाया है उसे दें, जिससे कि सरकार की भी वित्त व्यवस्था मजबूत बनी रहे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अंपायर जनपदवासी अजींद्र राय दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अंपायर जनपदवासी अजींद्र राय यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम शहर में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल बैडमिंटन में अंपायर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। दूसरा अवसर है जब श्री राय को राष्ट्रमंडल खेलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से दी है। इसके पूर्व भारत के दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2010 पहली बार श्री राय राष्ट्रमंडल खेलों में निर्णायक के रूप में शामिल हुए। अजींद्र राय यूनाइटेड के बर्मिंघम शहर में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल बैडमिंटन में अंपायर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। दूसरा अवसर है जब श्री राय को राष्ट्रमंडल खेलों में ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से दी गई। राष्ट्रमंडल खेल 2010 से पहली बार श्री राय राष्ट्रमंडल खेलों में निर्णायक के रूप में शामिल हुए। वर्तमान में बेसिक शिक्षा परिषद आजमगढ़ नगर क्षेत्र अंतर्गत संविलियन विद्यालय आदर्श जूनियर हाई स्कूल करतालपुर में बतौर सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। एक लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के भी प्रशिक्षक रहे और स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के डी सिंह स्टेडियम लखनऊ, गोरखपुर स्टेडियम बलिया, आजमगढ़ सहित तमाम खिलाड़ियों को तराशा है। आज भी आजमगढ़ के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर आजमगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। पैरा बैडमिंटन के क्षेत्र में सुहास एलवाई जो आज पैरा ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट हैं, उनकी यात्रा श्री राय के दिशा निर्देशन में आजमगढ़ से शुरू हुई और उन्होंने चाइना में आयोजित पैरा एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, जो कि आजमगढ़ की धरती से हासिल हुआ। श्री राय विश्व स्तर पर अनुभवी निर्णायक के रूप में जाने जाते हैं एवं ओलंपिक तथा ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप को छोड़कर दुनिया की सारी प्रमुख प्रतियोगिताओं यथा एशियन गेम, साउथ एशियन गेम, ईस्ट एशियन गेम, वर्ल्ड चैंपियनशिप आदि में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। श्री राय के कॉमनवेल्थ गेम में आजमगढ़ में प्रतिनिधित्व को लेकर खिलाड़ियों में, खेल प्रेमियों में हर्ष है। आज हम आपको स्टर्लिंग हॉस्पिटल के चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर दिनेश कुमार पटेल की श्वास, टीबी, छाती, अस्थमा जैसे रोगों पर उनकी महत्वपूर्ण सलाह आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आपने भी अनुभव किया होगा कि पिछले 2 दशकों में दमा या अस्थमा ने अपने पैर बड़ी ही तेजी से पसारे हैं। लोगों में ये धूल और परागकण आदि की एलर्जी, मौसम में आए बदलाव, कई तरह के खाद्य पदार्थ, दवाइयों, इत्र, परफ्यूम जैसी खुशबू और कई अन्य वजहों से फैलता रह रहा है। चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर दिनेश कुमार पटेल ने बताया कि सांस लेने में दिक्कत कई तरह की हो सकती है, जैसे छाती में अकड़न महसूस हो सकती है, सांस फूल सकती है, सांस चढ़ने जैसा अनुभव हो सकता है। यदि भरपूर ऑक्सीजन मिलने के बाद भी सांस लेने में परेशानी हो रही है तो ये कोई गंभीर समस्या हो सकती है। डॉक्टर पटेल के अनुसार सांस लेने में परेशानी के कुछ लक्षण हैं जिन्हें जितनी जल्दी पहचान लिया जाए उतना बेहतर है, जैसे बेचैनी होना, भ्रम की स्थिति बनना, चक्कर आना, छाती के साथ गर्दन में दर्द महसूस होना, सांस लेते समय तेज आवाज आना, बेहोश होना, अचानक थकान महसूस होना। यदि ये लक्षण 1 महीने से ज्यादा समय से हैं तो तत्काल डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यदि लेटते समय सांस लेने में ज्यादा परेशानी हो रही हो तो भी मरीज को इलाज की तत्काल जरूरत है। खांसी भी इसका एक अहम संकेत है। यदि 3 हफ्तों या उससे अधिक समय तक खांसी बनी हुई हो तो समझिए सांस लेने में परेशानी हो रही है। सांस लेने में मुश्किल आने पर टखनों में भी सूजन आ जाती है। उन्होंने कहा कि आज इनहेलर, टैबलेट और वैक्सीनेशन से इनका इलाज किया जा रहा है। ऐसे मरीजों को कुछ ही महीनों में पूर्णतः स्वस्थ किया जा सकता है। हमारे पास सांस से संबंधित रोग आते हैं, टीबी से संबंधित जो मरीज होते हैं वो आते हैं। बाकी जैसे अगर किसी को ब्रांकियल अस्थमा है सांस की बीमारी में, तो वो सीजन के हिसाब से वेरी करता है, वेरिएशन होता है। समर में उसको रिलीफ रहता है, बट जैसे विंटर सीजन आती है तो उसको प्रॉब्लम्स होने लगती है। जैसे क्या होता है प्रॉब्लम से, सांस फूलने की दिक्कत होती है, खांसी आती है, खांसी में मेनली सूखी खांसी आती है और इसके लिए हम कुछ वैक्सीन्स भी देते हैं जो सीजनल होती हैं, कुछ एनुअल होती हैं, मतलब साल में 1 बार लगती हैं, कुछ 5 साल में 1 बार लगती हैं। ठीक, बीमारी के लक्षण क्या है? बीमारी के लक्षण यही मेनली होते हैं कि सांस फूलने लगती है, पेशेंट को खांसी आती है, सीने में भारीपन महसूस होता है। यही 3-4 लक्षण मेन होते हैं। तो उपाय क्या है? उपाय यह है कि उसके लिए हम उसको दवा देते हैं। दवा में कुछ इन्हेलर्स होते हैं, कुछ टैबलेट्स होती हैं और बाकी जो है वैक्सीन्स लगती है उसके प्रिवेंशन के लिए, जिससे कि उसको बार बार ये अटैक ना पड़े। अगर एक्सरबेशन हो गया है, सांस की दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसको हम भर्ती करके फिर उसका इलाज करते हैं हॉस्पिटल में।
बीमारी से ज़्यादा नुकसान या ज़्यादा बीमारी से नुकसान ये है कि अगर पेशेंट एक बार इन्हेलर लेना छोड़ देगा तो उसको फिर से एक्सरवेशंस आ सकते हैं, भर्ती होने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर वो मिनिमम डोज में दवा पे वो कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेता रहेगा तो उसको फिर एक्सरवेशन या सांस की दिक्कत अचानक से नहीं बढ़ेगी और भर्ती होने की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ेगी। जो लोगों को इस बीमारी का लोगों को बहुत लास्ट स्टेज में पता चलता है, तो शुरू में क्या लक्षण होते हैं जो आदमी पहचान जाए? शुरू में लक्षण यही होते हैं, जैसे चल रहा है पेशेंट अपने साथ के उम्र के बच्चों से या लोगों से, तो उसको चलने में सांस की दिक्कत होती है, कहेगा कि हम थक जा रहे हैं, हमें चलने में समस्या हो रही है, हम चल नहीं पाएंगे, हमें आराम करना है, उसके बाद फिर हम चलेंगे। ये मतलब सांस फूलने की दिक्कत होती है। बाकी खांसी तो आएगी ही, खांसी मोस्टली सुबह में आती है और शाम होते समय आती है। और जो है कि इसके साथ साथ भारीपन बताएगा कि हमें सीने में जकड़न सी महसूस हो रही है, गले में कुछ फंसा हुआ टाइप में लग रहा है, ये सब हमें कंप्लेन बताता है पेशेंट। अच्छा, ज़्यादा दिक्कत होने पर तुरंत टीबी सांस लेने पे जो है? हाँ, ज़्यादा दिक्कत होने पे उसे कहते हैं अस्थमा का अटैक आया हुआ है, तो उसके लिए हम उसको स्टेरॉयड मतलब दवा देते हैं, और अगर उससे नहीं कंट्रोल हुआ तो हम उसको भर्ती करके फिर इंजेक्शन वगैरह से इलाज करते हैं। ये बीमारी कुछ ज़्यादा खतरनाक हो? बीमारी हाँ एज यूजुअल तो वैसे खतरनाक नहीं है, लेकिन जब एक्सरवेशन होता है तो उसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो किसी किसी पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, इतनी सीवियरिटी होती है इस डिजीज़ की। इसके लिए यही है कि बचाव करें बेस्ट होगा और कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में टीबी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और गवर्नमेंट ने इसको 2025 तक ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। उसके लिए पेशेंट को हम, जो भी पेशेंट आता है, जैसे बताया कि हमें 3 वीक्स 21 डेज से कफ आ रहा है या फीवर है, वज़न कम हो रहा है, भूख कम लग रही है, उसको हम स्पुटम जो है एडवाइस करते हैं और एक्सरे वगैरह करवाते हैं। जैसे ही हमें पता चल जाता है तो हम गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं, आते हैं, उस पेशेंट को रजिस्टर करते हैं और उसका ट्रीटमेंट गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम करते हैं। ये बीमारी का नाम है? बीमारी का जैसे टीबी 2 तरह की होती है, एक पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी मतलब फेफड़े की टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी मतलब फेफड़े के बाहर कहीं भी हो सकती है। टीबी ऐसी डिजीज़ है जो किसी भी आर्गन को इन्वॉल्व करती है, ऐसा नहीं कि किसी केवल फेफड़े की ही बीमारी है, वो कहीं भी हो सकती है, पूरे शरीर में, इवन स्पाइनल कार्ड, ब्रेन, हर जगह हो सकता है। तो सबका ट्रीटमेंट अलग अलग है। कुछ दवाई कुछ के लिए जो है 6 मंथ है, कुछ के लिए 1 ईयर है। जैसे जैसे जो सिस्टम इन्वॉल्व करेगा उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट ड्यूरेशन डिसाइड होता है। टीबी के लक्षण क्या है? टीबी के लक्षण यही होता है कि वज़न कम होना, रात में पसीना आना, भूख न लगना, खांसी के साथ बलगम आना, यही सब लक्षण होते हैं। ये बीमारी कुछ खतरनाक हो सकती है? हाँ, इन्फेक्शियस डिजीज़ है अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है तो, अदरवाइज नॉन एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो, नॉन इन्फेक्शियस होती है। जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो जब हम खांसते हैं, छींकते हैं, तो हमारे द्वारा दूसरे के, जब सांस आसपास है तो सांस लेगा वो, तो वो बैक्टीरिया उसके द्वारा ट्रांसमिट हो जाता है दूसरे पेशेंट में, उससे जो है उसको टीबी ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने अपने कार्यालय सभागार में शुक्रवार को देर शाम आयोजित आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की 18वीं बोर्ड बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि महायोजना में जो सड़कें प्रस्तावित है उन पर कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इसके लिए सचिव विकास प्राधिकरण को तत्काल उन सड़कों का चिन्हांकन करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने एडीए सचिव को निर्देशित किया कि प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का नियमित रूप से भ्रमण करें तथा जो भी निर्माण अवैध होता है मिले उसे तत्काल रोक दें। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वैध तरीके से हो रहे निर्माण में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। मंडलायुक्त श्री पंत ने कहा कि निर्माण हेतु नक्शा पास करने से पूर्व अनिवार्य रूप से भूमि का उपयोग देख लिया जाए, तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कार्यों में तेजी लाने तथा विसंगतियों को दूर किए जाने के दृष्टिगत एडीए सचिव को निर्देशित किया कि प्राधिकरण में जितने भी आर्किटेक्ट हैं उनके साथ शीघ्र ही एक कार्यशाला का आयोजन कर लें। श्री पंत ने कहा कि बिना नक्शा पास कराए हो रहे निर्माण कार्यों को संज्ञान मिले तथा बुनियाद खुदाई के समय है उस पर रोक लगा दी जाए। इसके बावजूद यदि कार्य कराया जाता है तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत द्वारा गत बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में नगर क्षेत्र के 8 चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगाए जाने की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य के लिए इस जनपद में कोई फर्म नहीं पाई गई। इसके लिए गैर जनपद की फर्म से अनुबंध किया गया है। सचिव द्वारा ये भी बताया कि जहां जहां ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगाया जाना है वहां सड़कें लोक निर्माण विभाग की, इसके लिए लोक निर्माण विभाग से एनओसी की आवश्यकता है। इसके अलावा विद्युत कनेक्शन की भी आवश्यकता है। मंडलायुक्त ने लोक निर्माण विभाग को तत्काल एनओसी जारी करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही विद्युत कनेक्शन दिए जाने के संबंध में भी कार्रवाई हेतु विद्युत विभाग को निर्देशित किया।
बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने निर्देश दिया कि विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जो 10 स्थानों पर 16 हाई मास्क लग गए हैं उसे संबंधित विभाग को हैंडओवर करा दिया जाए। श्री भारद्वाज ने कहा कि शहर के अंदर पूर्व में जो हाई मास्क लगे हैं उसमें कई खराब हैं। उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद को तत्काल ठीक कराने हेतु निर्देशित किया। इस अवसर पर एडीए सचिव बैजनाथ के साथ ही पंचायत राज, विद्युत, लोक निर्माण, पुलिस तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी तथा बोर्ड के नामी सदस्यगण उपस्थित थे। विद्युत विभाग के संविदा कर्मियों ने शनिवार के दिन मुख्य अभियंता विद्युत वितरण क्षेत्र आजमगढ़ के कार्यालय पर वेतन भुगतान की मांग को लेकर धरना दिया। इस दौरान संविदा कर्मियों का कहना था कि आजमगढ़, मऊ एवं बलिया के समस्त संविदा कर्मियों को वर्ष 2022 माह जून का वेतन 7 जुलाई तक निर्गत हो जाना चाहिए था। न तो विभाग की तरफ से न ही कंपनी की तरफ से संज्ञान में लिया गया, जिसको लेकर संविदा कर्मियों द्वारा हर माह की 10 तारीख को धरना देने का निर्णय लिया गया। संविदा कर्मियों का कहना है कि वेतन को लेकर कई बार मुख्य अभियंता से विचार विमर्श किया गया, जिसमें मुख्य अभियंता ने संविदा कर्मियों को यह कहकर धरना देने से मना कर दिया कि 15 जुलाई तक सभी का वेतन निर्गत हो जाएगा। लेकिन 22 जुलाई तक संविदा कर्मियों का वेतन नहीं मिला तो संविदा कर्मियों ने शनिवार को अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया। को लेकर हमारी मांग है, जो हर माह हम लोगों को करना पड़ता है तब जाके हम लोगों को वेतन मिलता है। वेतन हमारा कोई सुनिश्चित नहीं है कि कब हमको वेतन मिलेगा। इन्हीं सब मांगों को लेकर और समस्याओं को लेकर आज हम लोग चीफ साहब के पास आए हुए हैं कि आपके आश्वासन के बावजूद भी हमको वेतन हमारा वेतन हमको समय से नहीं मिला। हम धरना नहीं किए, नहीं तो हम लोग धरना अपना 10 तारीख को ही कर दिए होते, क्योंकि हमने एक नोटिस डाल रखा है कि हमें हर माह में हमारा 7 तारीख तक वेतन मिल जाना चाहिए। नहीं मिलता है तो हम हर माह की 10 तारीख में धरना करेंगे, जिसके लिए चीफ साहब के द्वारा यह बोला गया कि नहीं आप लोग धरना मत करिएगा, मैं वेतन आप लोगों का 15 तारीख तक दिलवा दूंगा। लेकिन अब ऐसी क्या विषम परिस्थिति आ गई है कि आज महीने का 23 तारीख हो गया और हम लोगों का वेतन नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़ ये थी कि शेरपुर सब स्टेशन पे, भौरनाथ सब स्टेशन पे दुर्घटना हुआ है, जिसमें संविदा कर्मी घायल हुआ और मृत भी हो गया है। इससे पहले भी संविदा कर्मी हमारे घायल हुए हैं जिनका चोट चपेट आया, लेकिन कंपनी की तरफ से आज तक 1 रुपया उनके खाते में नहीं दिया गया। यह सब किसकी लापरवाही से हमारा पैसा इधर उधर किया जा रहा है। जो WC अगर हमारा आजमगढ़ ज़िले में कट रहा है तो वो कौन लोग हैं जो उस पैसे को अपन भजा के अपने अकाउंट में डाल रहे हैं। जो पैसा हमारा वो हमको मिलना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग चीफ साहब के पास आए हुए हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि इस मामले की जांच हो, पूरी तरीके से जांच हो कि जो WC का पैसा आता है, चाहे हमारा 200 रुपया कटता हो चाहे 400 रुपया कटता हो, वो कहाँ जा रहा है। जी थी संविदा कर्मी जो हमारे नियमित रूप से 10-15 तारीख तक सैलरी मिल जाती थी। कुछ इश्यूज़ जो हैं हमारे हेडक्वार्टर में उत्पन्न हुए हैं बिल के संबंध में, जिसमें कुछ GST जो है उनके द्वारा न जमा किए जाने के कारण कुछ बिल में विवाद आ गया है, जिसके कारण थोड़ा विलंबित हो गया है पेमेंट। लेकिन आशा है कि आज हमारा प्रबंधन उसमें लगा हुआ है। आज हमने भी इन लोगों की बातों को मैसेज कर दिया है वहाँ डायरेक्टर और MD साहब तक। हो सकता है कि सोमवार तक जो है विवाद खत्म हो जाए और इन लोगों को सैलरी मिल जाएगी। सर, जो मृतक हैं उनको कोई सहायता राशि नहीं मिलती, कुछ GST कुछ कटती है? मृतक के संबंध में जो भी हमारे टर्म्स और कंडीशन एग्रीमेंट जो होते हैं उसके एग्रीमेंट के मुताबिक ही उनको कार्य करना होगा। उसके लिए हम लोग उनके ऊपर दबाव डालेंगे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा आयोजित थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना रानी की सराय पर आने वाली फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने फरियादियों की समस्याओं को निस्तारित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने कोतवाली सरायमीर में पहुंचकर फरियादियों की समस्याओं को सुनने के उपरांत लेखपालों को राजस्व ग्रामवार भूमि विवाद रजिस्टर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के निर्देश पर लेखपाल राम अजोर यादव, धर्मजीत तिवारी, उमेश कुमार, चंद्रभान राम एवं प्रमोद पांडे ने राजस्व ग्रामवार भूमि विवाद के रजिस्टर को प्रस्तुत किया एवं रजिस्टर में दर्ज अभिलेखों को जिलाधिकारी महोदय को अवलोकित कराया। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर लेखपाल सूर्यनाथ पांडे, दिनेश कुमार, सुरेंद्र यादव, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, रणधीर सिंह, सत्येंद्र नाथ मिश्र, हरिंद्र पासवान, कुंजीलाल, राहुल कुमार सिंह, शैलेश कुमार यादव, अजय कुमार गुप्त एवं देवेंद्र पाल द्वारा भूमि विवाद रजिस्टर प्रस्तुत नहीं कर सके, जिस पर जिलाधिकारी ने भूमि विवाद रजिस्टर प्रस्तुत न करने पर उपरोक्त लेखपालों का वेतन रोकने का निर्देश दिया। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी
हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद। पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर डी.के. पटेल, दमा, टीबी, सीओपीडी, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं आईसीयू, ईसीजी, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। इंटरनेशनल ब्रांड कॉब अपैरल्स, हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े। फॉर्मल शर्ट, कैजुअल शर्ट, पैंट, डेनिम, जीन्स, टी शर्ट, सूट, ब्लेजर, बेल्ट, अंडरगारमेंट्स एंड शूज। धमाका ऑफर, बाय 1 गेट 3, 50% डिस्काउंट ऑन सिंगल गारमेंट्स। शूज पर फ्लैट 70% ऑफ। जल्दी करें, ऑफर सीमित समय के लिए। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों पर करनी हो खरीदारी तो पहुंचिए कॉब, निकट आनंद अस्पताल, मुकेरीगंज, आजमगढ़।